हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंजीव विश्वकर्मा। आज इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी। ये एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी से। तो हम लोग देखेंगे जो एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो लैंडफॉर्म बनते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और जो लैंडफॉर्म होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी स्टडी करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एवोलियन इन्वायरमेंट क्या होता है। एवोलियन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर विंड एक डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है। ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर विंड एक डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है। तो अगर हमको डिफाइन करना हो एवोलियन इन्वायरमेंट को, तो विंड इज ए सिग्निफिकेंट जियोमॉर्फिक एजेंट, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ड्राई, लूज एंड अनप्रोटेक्टेड मटेरियल्स पाए जाते हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट, अगर कोई पूछे तो पहली मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है लो मीन एनुअल रैनफॉल। ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो मीन एनुअल रैनफॉल 250 mm से कम होती है। ऑफन ज़्यादा जो रेयर और ज़्यादा ड्राइस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर 100 mm से कम होता है, तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट एक ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन जो होती है बहुत स्पार्स और या एब्सेंट होती है। यहाँ पर हाई डायरनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है। तो जो दैनिक तापमान का अंतर होता है वो भी ज़्यादा होता है, और वार्षिक तापमान अंतर भी ज़्यादा होता है। वार्षिक तापमान अंतर मतलब कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, और दिन के सापेक्ष में क्या कि रात में ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाना और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ऐसी प्लेसेस में डस्ट स्टॉर्म्स और हाई वेलोसिटी विंड्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं, और ऐसे रीजन में सैंड का डोमिनेंस होता है, और जो रैनफॉल होती है, एनुअल रैनफॉल होती है, हाईली वेरिएबल होती है। ओकेजनल टोरेंशियल रैनफॉल हो जाते हैं जिसे फ्लश फ्लड कहा जाता है, फ्लड कहा जाता है या शीट फ्लड कहा जाता है, जबकि मोस्ट ऑफ दी जो टाइम होता है वो ड्राई होता है विदाउट एनी रैनफॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी डेजर्ट की। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट या एवोलियन इन्वायरमेंट की एक्सटेंट की बात करते हैं, तो एरिड और सेमी एरिड दोनों इन्वायरमेंट को मिलाकर लगभग हमारे अर्थ का 1/3 लैंड सरफेस जो है वो एवोलियन इन्वायरमेंट से अफेक्टेड है। जो एक्सट्रीमली एरिड रीजन है लगभग 4% ऑफ द टोटल रीजन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ है, जबकि एरिड रीजन जो है वो 15% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ है। सेमी एरिड जो है वो 14.6% ऑफ द टोटल ऑफ द अर्थ सरफेस है। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट जो सरफेस मटेरियल है, जो डेजर्ट की जो सरफेस मटेरियल हैं वो कैसे हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार के डेजर्ट होते हैं। एक अर्ग होते हैं जिन्हें सैंडी डेजर्ट कहा जाता है, दूसरे हमाडा होते हैं जिन्हें रॉकी डेजर्ट कहा जाता है, और तीसरे रेग होते हैं जिन्हें स्टोनी डेजर्ट कहा जाता है। अर्ग क्या है? जो सैंडी डेजर्ट, ये यहाँ पर मोबाइल सैंड पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि रब अल खाली अरबिया का लार्जेस्ट अर्ग है, ये लगभग 560,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। जो सैंड्स आर डिराइव फ्रॉम द इफेमरल रिवर, तो जो इन जगहों पर जो इफेमरल समय में विलुप्त हो जाने वाली नदियाँ होती हैं, मीन सीजनल जो विलुप्त हो जाती हैं मौसम रूप से, ऐसी नदियों की वैलीज़ में इससे ये सैंड डिराइव होते हैं, या फिर कोई फ्लूवियल डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर सैंड पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया में सैंड पाए जाते हैं, या कोई प्री एग्जिस्टिंग डून है या वेदर्ड सैंडस्टोन्स है, उन्हीं से सैंड डिराइव होता है, और ये एक सैंडी डेजर्ट होता है। एक सी ऑफ सैंड को अर्ग कहा जाता है। हमारा ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर बेयर रॉक सर्फेसेस पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रॉकी डेजर्ट कहा जाता है। जो सर्फेसेस अनकवर्ड विथ बोल्डर और ग्रेवल्स, उन्हें रेग या स्टोनी डेजर्ट कहा जाता है। तो जियोमॉर्फिक एजेंट ऐसे रीजन में, एवोलियन रीजन में मेन जो जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है? विंड होता है। विंड एक इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, और जो इफेमरल स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ से ऑकेजनल रैनफॉल्स जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट। तो विंड हो गया, और सेमी एरिड रीजन में जो इफेमरल स्ट्रीम्स होती हैं, फ्लूवियल प्रोसेस होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इरोजनल प्रोसेस या डिपोजिशनल प्रोसेस में। तो ये हो गया एवोलियन इन्वायरमेंट क्या होता है, डेजर्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सटेंट क्या है,
तीन टाइप के जो होते हैं, अर्थ, हमाडा और रेग। और जोमॉर्फिक एजेंट यहाँ पर विंड या थोड़ा बहुत जो फ्लूवियल प्रोसेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट जोमॉर्फिक एजेंट होते हैं। अगर हम इरोजनल वर्क की बात करें, जो हवाएं जो होती हैं, विंड जो हैं, उनकी इरोजनल वर्क्स की बात करें, तो विंड के जो इरोजनल वर्क्स इन विंड एज जो जोमॉर्फिक एजेंट है वो मोस्टली एरिड रीजन में वर्क करता है। जो विंड है वो असिस्ट किया जाता है मैकेनिकल विदरिंग के द्वारा। जो विंड है एक मैकेनिकल विदरिंग क्रिएट करता है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, और उस डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, जो लूज सैंड्स होते हैं उसको विंड कैरी करता है और उसके इम्पैक्ट से इरोजनल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विंड के इरोजन को कंट्रोल करते हैं? पहली चीज़, विंड की वेलोसिटी कितनी है। दूसरा, इरोजनल टूल्स, जो विंड जो इरोजनल टूल्स लिए हुए हैं, चाहे वो सैंड हो, बबल हो या डस्ट हो, वो कैसे टूल्स हैं। फिर दूसरी चीज़, जो विंड फ्लो हो रही है उस रीजन में रॉक कंपोजिशन कैसा है, वेजिटेशन कवर कितना है, वो एरिया में ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर के सिनेरियोज कैसे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो विंड इरोजन को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कंट्रोल करते हैं। विंड एज ए डोमिनेंट इरोजनल एजेंट या जोमॉर्फिक एजेंट की उसकी इफेक्टिवनेस क्या है? ये मोस्ट इफेक्टिव होता है अप टू 182 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। और इसका मैक्सिमम इरोजन जो देखा जाता है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम इरोजन देखा जाता है। विंड इरोजन इरोड्स फ्रॉम ऑल साइड ड्यू टू द वेरिएबल डायरेक्शन। तो विंड जो होते हैं वो कई, चूँकि विंड के पैटर्न डिफाइन नहीं होते हैं, हर एक साइड से वो इरोड करते हैं। वो ऐसा नहीं कि विंड वार्ड डायरेक्शन में, बल्कि विंड वार्ड, ली वार्ड, क्योंकि बहुत टर्बुलेंट होता है, विंड का कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, इसलिए ये हर एक साइड से, उनकी वेरिएबल करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो हर एक साइड से इरोजन करते हैं। तो ये होगा कि इरोजनल वर्क्स क्या है विंड के, और स्पेशली विंड कैसे और कौन कौन से फैक्टर विंड को एज ए इरोजनल एजेंट के फॉर्म में कंट्रोल करता है। मैकेनिज्म क्या है विंड इरोजन के? 3 मेजर मैकेनिज्म है। एक तो डिफ्लेशन है, दूसरा एब्रेशन है और तीसरा एक्ट्रेशन है। ये 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, जिसके द्वारा विंड एक जोमॉर्फिक एजेंट का या इरोजनल टूल का काम करता है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ विंड के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से कंटिन्यूअसली जो वहाँ पर अंडरलाइंग रॉक को तोड़ा जाता है और वहाँ से सैंड या लूजन पार्टिकल्स को हटाया जाता है, और इस प्रकार से एक डिप्रेशन क्रिएट किया जाता है। इस प्रोसेस को डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन इज लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ ड्राई लूजन सैंड डस्ट, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन से जो बेसिन बनती हैं, जो डिप्रेशंस बनते हैं, उन्हें डिफ्लेशन बेसिन कहा जाता है, या ब्लो आउट कहा जाता है, या डेजर्ट हेलोज कहा जाता है। इनका जो डेप्थ होता है इट इज़ लिमिटेड बाय द ग्राउंड वाटर टेबल। कुछ एग्जांपल हो गए जैसे पैंग यांग जो हॉलोज हैं वो मंगोलिया में पाए जाते हैं। कतारा डिप्रेशन एक फेमस डिप्रेशन इजिप्ट में पाया जाता है, जो 134 मीटर बिलो द सी लेवल है। इसके अलावा बिग हेलो एक वूमिंग स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर है। ये जो डिप्रेशन होते हैं ये लेव बिहाइंड द कोसर मटेरियल फॉर्मिंग द डेजर्ट पेमेंट। अब जब यहाँ से जिस जगह पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर से जब विंड के द्वारा सैंड ले जाके कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग रॉक या स्ट्रक्चर बचता है वो कोर्स और कोसर मटेरियल का होता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को डेजर्ट पेवमेंट करते हैं, डेजर्ट पेवमेंट कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को डेजर्ट पेवमेंट कहा जाता है। तो ये होगा डिफ्लेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो होता है वो एब्रेशन होता है। एब्रेशन मीन्स कोरेजन। जब विंड क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर रॉक पर इम्पैक्ट डालती है, तो जो इम्पैक्ट से जो ओरिजिनल प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है एब्रेशन या सैंड ब्लास्टिंग। मीन्स क्योंकि विंड में सैंड्स होते हैं, सैंड ब्लास्ट करते हैं, इस प्रोसेस को सैंड ब्लास्टिंग भी कहा जाता है। द रॉक्स इरोडेड बाय द विंड बॉर्न सैंड ग्रेन्स थ्रू फ्लोटिंग, ग्रूविंग, पिटिंग एंड पॉलिशिंग इज कॉल्ड एब्रेशन।
थर्ड प्रोसेस होता है एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, एक मैकेनिकल वियर एंड टियर होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल अपने से ही कोलाइड करते हैं, दे कोलाइड विथ देमसेल्फ और विथ ईच अदर, और उससे क्या होता है कि उनकी साइज़, जैसे दो आपस में जब लड़ते हैं तो उनकी साइज़ में रिडक्शन होता है। इस पूरे प्रोसेस को एट्रिशन कहा जाता है। स्पेशली ये प्रक्रिया साल्टेशन और सरफेस क्रीप एक्शन में एक्ट करती है। साल्टेशन और सरफेस क्रीप। साल्टेशन क्या होता है, जब जो ब्लोन सैंड हैं, विंड ड्रिवन जो सैंड्स हैं, जब आपस में कोलाइड करते हैं और एक दूसरे से टियर एंड वियर करते हैं, ऐसे प्रोसेस को साल्टेशन कहा जाता है। जब अर्थ की सरफेस पे सैंड पार्टिकल्स स्क्रोल करते हैं और एक दूसरे से वियर एंड टियर होते हैं तो उसे सरफेस क्रीप कहा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो ब्रॉडली इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो ये एक कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे कि जियोजन हो गए। जियोजन की ये टोपोग्राफी होती है, आइस इंक पार्ट जैसी टोपोग्राफी होती है। यार्डन क्या होते हैं कि ये ऐसे अप मार्क्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्ड रॉक्स होती हैं, जब विंड उनको ब्लो आउट नहीं कर पाते हैं तो जो रिमनेंट रॉक्स हो जाते हैं ना, यार्डन कहा जाता है। और ट्रायंकेटर क्या होता है, जहाँ पर किसी एक साइड में या किसी दूसरे साइड से ये विंड डायरेक्शन से डेवलप होते हैं कि यहाँ पर साफ फेसेस डेवलप हो जाते हैं हार्ड रॉक स्ट्रक्चर के, वो डिटरमाइन होता है कि विंड का डायरेक्शन किधर है। अगला होगा ब्लो आउट, जैसा कि बताया कि विंड के द्वारा इस जगह से जो सैंड हो गया, डस्ट हो गया, पार्टिकल्स को ब्लो अवे किया गया है और एक डिप्रेशन डेवलप हो गया, इसे ब्लो आउट कहा जाता है। ऐसे इंसलबर्ग हो जाते हैं, जो सरफेस में जो रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका इरोजन आसपास के सराउंडिंग रॉक्स के स्लो होता है, तो वो एक माउल्ट के फॉर्म में या हेलॉक के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, उन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है। और डेजर्ट पेमेंट बताया, जो ब्लो आउट एरियाज़ होते हैं, ब्लो आउट एरियाज़ में जो नीचे रॉक्स बच जाते हैं, जहाँ से पूरी पूरी सैंड विंड के द्वारा ब्लो आउट कर दी जाती है और कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स या बिग बोल्डर्स रह जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को डेजर्ट पेमेंट कहा जाता है। तो ये कुछ मेजर इरोवोलियन लैंडफॉर्म हैं, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। एक तो डिप्रेशन बेसिन बताया ही, डिप्रेशन बेसिन से ब्लो आउट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो ब्लोइंग विंड है, विंड वहाँ के लूजेंट पार्टिकल्स से सैंड और डस्ट को ब्लो आउट कर जाती है और नीचे कोर्स ग्रेन्ड मटेरियल या फिर रॉक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ऐसे बेसिन को डिप्रेशन बेसिन कहा जाता है। मशरूम रॉक या पेडेस्ट्रल रॉक या गारा या फिल्ड फ्लैजन कहा जाता है। ये रॉक्स अपर साइड में मशरूम रॉक इसमें है। ये रॉक ऐसे होते हैं जिसके मशरूम रॉक्स ऐसे होते हैं यहाँ जिसके अपर पोर्शन ब्रॉड होता है, जो अपर पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि बेस नैरो होता है और मशरूम जैसा ही रिजेंबल करता है। ये दे आर फॉर्म्ड बाई एब्रेशन कंसंट्रेटेड द बेस। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि विंड की जो इंटेंसिटी है, जो विंड की इरोजनल कैपेसिटी है, वो लोअर रीजन में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो कम होती है। तो इस प्रकार से विंड की इरोजनल कैपेसिटी या इरोजनल जो कैपेसिटी के आधार पे नीचे वाले रीजन में ज़्यादा इरोजन होता है, जबकि ऊपर वाले रीजन में इरोजन कम होता है। इस प्रकार से एक मशरूम शेप स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, इसे मशरूम रॉक कहा जाता है। मशरूम रॉक को सहारा में गारा कहा जाता है और जर्मनी में पिल्सफेल्सन कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रॉक स्ट्रक्चर होता है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग से दर्शाया कि ये है इंसलबर्ग, जहाँ पर जो सराउंडिंग रॉक स्ट्रक्चर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऐसे रॉक स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्ड होते हैं, जिन्हें विंड एक्टिविटी द्वारा इतना ज़्यादा इरोजन नहीं किया जा सकता है, तो वो एक रेमनेंट के फॉर्म में रहते हैं, उन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है। तो ये स्टीप साइडेड रेजिडुअल हिल राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट डेजर्ट प्लेन होते हैं। इस टर्म को पसाल्जे ने 1904 में दिया था। बाद में इसे डेविस ने अपने थ्योरी में भी यूज़ किया था। डेविस ने अपने थ्योरी में इसे इंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बताया था। किंग ने भी पेरिप्लेशन प्रोसेस में इसका जिक्र किया था। ये वेरियस क्लाइमेट पाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट नहीं। जैसे कि डेविस ने इसे टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट में जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें बनाने की बात किया, जबकि ये डेजर्ट वाले सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में भी पाया जाता है। तो ये वेरियस क्लाइमेट में पाया जाता है। ये सजेस्ट करता है कि स्ट्रक्चरल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट दैन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स कैसे हैं?
मोस्ट ऑफ दी जो इंसलबर्ग हैं ये प्री क्वाटरनरी पीरियड के हैं, मीन्स टर्सरी पीरियड या उससे पहले के बने हुए हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है जिसे कहा जाता है डिमॉयसेल्स। डिमॉयसेल्स भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। डिमॉयसेल्स ये रॉक पिलर्स होते हैं जिनकी टॉप में एक हार्ड रॉक का कैप पाया जाता है, इन्हें डिमॉयसेल्स कहा जाता है। टॉप पे हार्ड रॉक का कैप पाया जाता है। तो इनका ये पिलर्स होते हैं विद रेजिस्टेंट कैप रॉक। तो ये रेजिस्टेंट कैप रॉक होता है और नीचे का रॉक सॉफ्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पर ये शो करता है कि विंड के द्वारा किए गए डिफरेंशियल इरोजन, क्योंकि रॉक जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, नीचे की सॉफ्ट रॉक है, ऊपर की हार्ड रॉक है। तो विंड के द्वारा जो डिफरेंशियल इरोजन प्रैक्टिस की जा रही है उसका एक रिजल्ट होता है डिमॉयसेल्स। अगला एक इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म होता है जिसे ज्यूजन कहते हैं। तो ज्यूजन टेबुलर रॉक मासेस रिजेंबलिंग कैप्ड इम्पॉर्ट। तो ये ज्यूजन ऐसे होते हैं, ज्यूजन इस प्रकार के रॉक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो इन जगहों पर विंड ब्लो के द्वारा एक डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, जबकि सराउंडिंग रॉक जो होती है अप स्टैंडिंग होती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को इंक पॉड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को ज्यूजन कहा जाता है। तो टेबुलर रॉक masses resembling capped ink pot with resistant horizontal overlying softer rock। इसमें ज्यूजन देख सकते हैं। तो ये ज्यूजन इंक पॉट जैसे ऊपर होते हैं और आसपास के जो रॉक्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इसको विंड के द्वारा इरोड कर लिया जाता है। तो टेबुलर रॉक masses resembling capped ink pot with resistant horizontal strata overlying softer rock formed in desert with diurnal freeze and thaw process जहाँ पर होता है, causing joint disintegration and subsequent wind deflection। अगला इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म जो होता है उसे यार्डन कहा जाता है। ये स्टीप साइडेड अंडरकट ओवर हैंगिंग रॉक रिजेस होते हैं जो विंड के अलांग प्रिवेलिंग विंड के अलांग अलाइंड होते हैं और बीच बीच में जो रास्ते बनते हैं उन्हें ग्रुप्स या कॉरिडोर कहा जाता है। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो स्टीप साइडेड अंडरकट ओवर हैंगिंग रॉक होते हैं यार्डन। तो ये यार्डन्स हैं, देख सकते हैं। तो स्टीप साइडेड ओवर हैंग रॉक्स होते हैं और ये विंड के डायरेक्शन के साथ अलाइंड होते हैं, जैसे विंड होता है उसी के हिसाब से अलाइंड होते हैं, इन्हें यार्डन कहा जाता है। ये स्पेशली ऐसे एरिया में डेवलप होते हैं जहाँ पर अल्टरनेटिवली वर्टिकल और इंक्लाइंड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक बैंड्स पाया जाता है ड्यू टू डिफरेंशियल एब्रेशन एंड डिफ्लेशन। इनकी हाइट 8 मीटर तक पहुँच सकती है। बेस्ट एग्जांपल एक 60 मीटर लूट डेजर्ट में एक यार्डन पाया गया है जिसे कॉक्स कॉम कहा गया ए होल्स के द्वारा। इसके अलावा अगले जो इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म हैं उन्हें वेंटीफैक्ट या ड्राई कैंटर या जिंक कैंटर हो गए। वेंटीफैक्ट क्या होते हैं? ये रॉक बोल्डर्स या पेबल्स होते हैं फैसेटेड बाई विंड एब्रेशन। तो ये कई फेस वाले रॉक बोल्डर्स होते हैं और फेसेस जो होते हैं विंड से। डाई कैंटर एक एग्जांपल है वेंटीफैक्ट का। डाई कैंटर में जो विंड होती है वो 3 तरफ से आती है, 3 फेसेस होते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3। जो ड्राई कैंटर होता है उसमें 3 फेसेस होते हैं, इसमें 3 तरफ से विंड इम्पैक्ट देखे जाते हैं। जो जुई कैंटर होते हैं उसमें 2 साइड से 2 एब्रेडेड फेसेस होते हैं। तो सिंपल से वेंटीफैक्ट कुछ रॉक बोल्डर्स या पेबल्स होते हैं जिनमें विंड के एब्रेशन के द्वारा फेस डेवलप हो जाते हैं। जिनमें 3 फेस होते हैं उन्हें ड्राई कैंटर और जिसमें 2 फेस होते हैं उन्हें ड्विंग कैंटर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म होगा स्टोन लैसेस। पिटेड एंड फ्लूटेड रॉक सरफेस फाउंड बाय डिफरेंशियल इरोजन विथ वेरिंग रेजिस्टेंस। जो पिटेड और फ्लूटेड रॉक स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंशियल इरोजन के द्वारा बनते हैं, उन्हें स्टोन लैटिस कहा जाता है। कहीं कहीं पर नेचुरल ब्रिजेस या विंडोज़ पाए जाते हैं। कहीं कहीं जो रॉक होते हैं, तो जो रॉक्स होते हैं उनमें विंड के द्वारा होल या गैप हो जाता है। जो होल्स फाउंड बाई एब्रेशन through stone lattices which can enlarge into the arc like wind bridges। तो ऐसे स्ट्रक्चर को विंड ब्रिज कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो हमने देखा कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म: डिप्रेशन बेसिन, मशरूम रॉक, इंसलबर्ग, डिमोसेल्स, ज्यूजन, यार्डन, वेंटीफैक्ट, स्टोन लैटिस, विंड ब्रिजेस
एंड विंडोज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे। इरोजन के अलावा जो विंड है वो कुछ ट्रांसपोर्टेशनल वर्क्स भी करते हैं। मीन्स जो सैंड या दूजेंट पार्टिकल्स है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी ले जाते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशनल वर्क कहा जाता है विंड का। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क जो होता है ये डिफर फ्रॉम द अदर रीजन ड्यू टू द वेरिएबल विंड डायरेक्शन। तो कई तरफ से विंड होता है तो ये काफ़ी डिफर करते हैं कि किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशनल वर्क किए जा रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इट इन्वॉल्व्स इन ट्रेनमेंट एंड मूवमेंट ऑफ सैंड और डस्ट। मैकेनिज्म 3 प्रकार के होते हैं, एक सस्पेंशन, दूसरा साल्टेशन और तीसरा ट्रैक्शन। सस्पेंशन क्या होता है, जो फाइन मटेरियल स्पेशली जो 0.2 mm से छोटे होते हैं जैसे डस्ट, हेज, स्मोक, उसको जब हवाएं अपने साथ सस्पेंड करके लंबे डिस्टेंस तक कैरी कर जाती हैं तो ऐसे प्रोसेस को सस्पेंशन कहा जाता है। मीन्स एयर मास में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली ये पार्टिकल्स या मटेरियल्स जो होते हैं 0.2 mm से कम होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को सस्पेंशन कहा जाता है। साल्टेशन क्या होता है, साल्टेशन एक लैटिन वर्ड साल्टेरे मीन्स लीप से बना हुआ है। तो साल्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाउंसिंग, लीपिंग, होपिंग करते हैं। इनकी साइज़ लगभग 0.2 mm से बड़ी होती है। जो ग्रेन्स कैन राइज, और ये विंड के इन्फ्लुएंस में ये 50 सेंटीमीटर तक सैंड मीन्स जंप कर सकते हैं और लगभग 2 मीटर तक पेबल्स जो होते हैं जो छोटे होते हैं वो जंप कर सकते हैं। तो जहाँ ऐसा प्रोसेस जिसमें बाउंसिंग, लीपिंग और होपिंग सैंड ग्रेवल्स का होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है साल्टेशन। अगला जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है कि जो सरफेस होता है या ग्राउंड सरफेस पे ही जहाँ पर लार्जर पार्टिकल रोलिंग और स्लाइडिंग करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक्शन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क्स जो होते हैं वेरिएबल डायरेक्शन के होते हैं। दे कैन कवर वास्ट एरिया, लॉन्ग डिस्टेंसेस, अकर एट अबव एंड अबव ग्राउंड। जैसे कि ट्रैक्शन जो होता है ऑन द ग्राउंड होता है, जबकि साल्टेशन और सस्पेंशन जो होता है दे अकर ओवर द ग्राउंड। फाइनल जो मटेरियल्स होते हैं वो काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि कोर्सर मटेरियल होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो फाइनल मटेरियल्स होते हैं वो लगभग एक ही स्टेप में काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जबकि कोर्सर मटेरियल्स होते हैं वो वेरियस स्टेजेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। इसके अलावा कुछ डिपोजिशनल वर्क्स भी हैं। डिपोजिशनल वर्क जो विंड डिपोजिशनल वर्क्स कैरी आउट करते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजिकली जो डिपोजिशनल वर्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो डिपोजिशनल वर्क हैं, एक तो सैंड डून बनना और दूसरा लॉयस बनना। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। डिपोजिशनल वर्क होता क्या है, क्या कॉज करता है, जब विंड की स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो उससे डिपोजिशनल वर्क होता है। और या दूसरी चीज़ कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए रास्ते में, जैसे बुश आ जाए, फॉरेस्ट मासेस, रिवर, लेक, वॉल या किसी प्रकार का एक हिंड्रेंस आ जाए तो विंड की स्पीड कम हो जाए या हिंड्रेंस आ जाए या दोनों प्रोसेसेस साथ में साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो डिपोजिशनल वर्क होता है। सैंड शैडोज़ क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड सैंड माउल्स ऑन ईदर साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके साइड्स में जो सैंड के माउल्ड बनते हैं उन्हें सैंड शैडोज़ कहा जाता है। सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड बिटवीन ऑब्स्टिकल। 2 ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर मान लीजिए एक ऑब्स्टिकल ये है, दूसरा ऑब्स्टिकल ये है, इसके बीच में जो सैंड डिपॉजिट हो जाता है इस सैंड को कहा जाता है सैंड ड्रिफ्ट। ये सैंड ड्रिफ्ट कहा जाएगा। और इस एरिया में जो सैंड डिपॉजिट हो जाता है इसे सैंड शैडोज़ कहा जाता है। अब डिपोजिशनल वर्क्स क्या क्या हैं, डिपोजिशनल वर्क्स इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल वर्क हैं रिपल मार्क, सैंड डून डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा लॉयस। तो ये 3 मेजर डिपोजिशनल वर्क्स हैं जो विंड या फिर एबोलियन लैंडफॉर्म रीजन में बनते हैं। रिपल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल स्केल वेव लाइक फीचर्स फाउंड बाई साल्टेशन इम्पैक्ट। तो ये साल्टेशन इम्पैक्ट से स्मॉल स्केल वेव लाइक, जैसे कि ये जो एक बड़ा सा सैंड एरिया है तो वहाँ पे ऐसे रिपल पड़े होते हैं और इसी रिपल के अलॉन्ग जो सैंड्स अलाइंड होते हैं और ये साल्टेशन इफेक्ट से डेवलप होते हैं। इस स्ट्रक्चर को या इस लैंडफॉर्म फीचर को रिपल मार्क कहा जाता है। रिपल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो
ट्रांसवर्स हो सकते हैं जो विंड के परपेंडिकुलर हो। जैसे विंड ऐसे अगर फ्लो हो रही है तो जब अगर ऐसे रिपल्स पड़े हुए हैं तो इन्हें ट्रांसवर्स रिपल कहा जाता है। ये ट्रांसवर्स कंडीशन हो गई, ये ट्रांसवर्स कंडीशन हो गई। जब रिपल्स अलॉन्ग द विंड डायरेक्शन होते हैं तो ऐसे को लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऐसे रिपल मार्क्स को लॉन्गिट्यूडनल रिपल्स कहा जाता है। अगला स्ट्रक्चर जो आता है इसका नाम है सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या होता है? हीप से एक्यूमुलेशन या माउल्ड्स ऑफ सैंड को सैंड डून्स कहा जाता है। सैंड डून डिफरेंट एरिया में डेवलप होता है। ये कोस्टल एरिया में डेवलप हो सकता है, रिवराइन एरिया में डेवलप होता है, लैक्रेस्ट्रीन लेक वाले रीजन में डेवलप होता है, और डेजर्ट एरिया में तो डेवलप होता ही है। तो ये किसी भी इन्वायरमेंट में पाया जाता है। इसके फॉर्मेशन के पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? जब कोई ऑब्स्टेकल हो जिसके कारण एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड हो किसी प्लेस पे, तो जब कोई ऑब्स्टेकल होता है तो वो जो सैंड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और वहीं से डिपोजिशन होना, सैंड का एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस से सैंड डून का फॉर्मेशन होता है। सैंड डून बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज़ अबंडेंस ऑफ सैंड होना चाहिए, सैंड पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरी चीज़ विंड की वेलोसिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। कोई ऑब्स्टेकल इनिशियली कोई ऑब्स्टेकल मिलना चाहिए। अदरवाइज जो सैंड है तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते जाएगा। कोई ऑब्स्टेकल पहले एक इनिशियल ऑब्स्टेकल मिलना चाहिए और सुटेबल एक्यूमुलेशन प्लेस होना चाहिए। जो प्लेस पे एक्यूमुलेशन हो रहा है वो सुटेबल होना चाहिए, मीन्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ताकि कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन कैरी आउट किया जा सके। ऑफन फॉर्म्स इन ग्रुप, और ये भी देखा जाता है कि जो सैंड डून्स बनते हैं तो ऐसा नहीं कोई एक सैंड डून बन रहा है, वो ग्रुप में बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स पूरा होता है जिसे डून कॉम्प्लेक्स या कॉलोनी या चेन कहा जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट है। कुछ डून्स जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल से ही बनते ही हैं, इनका मेन बेसिस ऑब्स्टेकल होता है। जैसे कि नेब्रास्का और लूनेट्स, ये दो प्रकार के डून्स होते हैं। जब किसी सर्व जो है, जब कोई झाड़ी है उसके बेसिस पे या उस ऑब्स्टेकल के अराउंड जो सैंड डून जो बन जाते हैं उन्हें नेबखास कहा जाता है। और जहाँ पर डेजर्ट डिप्रेशन और प्लाया पाया जाता है उन जगहों पर जो सैंड डून्स बनते हैं उन्हें लूनेट्स कहा जाता है। सैंड डून्स का माइग्रेशन होता है। सैंड डून्स ये माइग्रेट करते हैं। अभी एक जगह पर डिपॉजिट हुए हैं, फिर विंड का डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी चेंज हुई तो वो उस जगह से डिसमेंटल होकर किसी दूसरी जगह फॉर्म होने लगते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर जो डून्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं और विंड डाउन द विंड वो मूव करते जाते हैं। सैंड साल्टेज अब द जेंटल विंड स्लोप। अगर हम सैंड डून की बात करते हैं, जो विंडवार्ड साइड में है वहाँ पर स्लोप जेंटल होता है। ये जो विंडवार्ड साइड है यहाँ पर स्लोप जेंटल होता है, 5 से 15 डिग्री का स्लोप होता है। जबकि लीवार्ड साइड जो होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, लीवार्ड साइड जो होता है यहाँ पर स्लोप जो होता है 20 से 30 डिग्री का होता है, थोड़ा स्टीप स्लोप होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है। जो विंडवार्ड साइड है, जिधर से विंड आ रहा है उस साइड में जेंटल स्लोप 5 से 15 डिग्री का स्लोप होता है। जबकि क्रेस्ट के लीवार्ड साइड में जो स्लोप होता है 20 से 35 या 20 से 30 डिग्री होता है। और अगर हम जो मूवमेंट का रेट की बात करें कि सैंड डून का जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का रेट क्या है या रेट है वो वेरी करता है। कभी कभी फ्यू मीटर पर ईयर से लेकर 30 से 40 मीटर पर ईयर तक भी देखा गया है। सैंड डून के वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं। सैंड डून जो हैं उनका क्लासिफिकेशन कई लोगों ने कई प्रकार से किया है। फॉर एग्जांपल आर्य बैगनॉल्ड ने 1953 में 2 प्रकार के सैंड डून की बात किया है। क्रिसेंट टाइप का जिसे बरखान, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जिसे सीफ कहा जाता है। फिर जेटी हैक ने 1941 में नवाजो कंट्री जो यूएसए का डेजर्ट एरिया है उस जगह की स्टडी किया, तो उन्होंने तीन प्रकार के सैंड डून की बात की है। ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं विंड के डायरेक्शन बनते हैं डून, और जो हॉरिजॉन्टल बनते हैं, और एक पैराबोलिक शेप होते हैं। फिर मिल्टन ने 1940 में
सैंड डून की बात किया जो एक डायरेक्शन से बनने वाले विंड से बनता है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर विंड कई तरफ से आए। तो मिल्टन ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स विंड के डायरेक्शन के आधार पर बताया। तीसरा अगला जो क्लासिफिकेशन था उसको दिया गया था ईडी मैकी के द्वारा। ये ग्लोबल या जेनेटिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी, ग्राउंड पैटर्न और स्लिप फेस, 3 चीज़ों के बेसिस पे। मार्फोलॉजी कैसे, उसका मार्फोलॉजी क्या है, ग्राउंड पैटर्न क्या है और स्लिप फेसेस कौन कौन से हैं उसके आधार पर। तो उन्होंने बताया पहला डोम टाइप का, दूसरा बरखान टाइप का, तीसरा जहाँ पर कई बरखान्स मिल जाते हैं बरखेनॉइड टाइप का, चौथा ट्रांसवर्स टाइप का, पांचवा पैराबोलिक, और सिक्स्थ लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल, सेवन्थ रिवर्सिंग और 8th स्टार टाइप। तो इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार के बताया। पहला क्या था, पहला डोम, दूसरा बरखान, तीसरा बरखनाइट, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल जिसे सीफ कहा जाता है, रिवर्सिंग में 2 फेसेस होते हैं, और स्टार्स में क्या होता है, एक सेंट्रल पीक होता है और 3 आर्म्स होते हैं, इन्हें स्टार शेप कहा जाता है। तो देख सकते हैं अगर हम ये कुछ 6 प्रकार के डून्स हैं, एक तो लीनियर डून्स, लॉन्गिट्यूडनल डून्स हो गए, जहाँ पर क्या होता है, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल डून्स हो गए जहाँ पर विंड के फ्लो के डायरेक्शन में ही डून का फॉर्मेशन होता है। डून का फॉर्मेशन विंड ऐसे बह रही है और इसी के बीच में जो है डून का फॉर्मेशन हो रहा है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल डीम्स या सीफ कहा जाता है, इन्हें सीफ भी कहा जाता है, इन्हें सीफ कहा जाता है। दूसरा हो गया ट्रांसवर्स डून, विंड का डायरेक्शन इधर है और इस प्रकार से डून ये बने हुए हैं। सैंड डून्स का बनना यह ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल में बनते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रांसवर्स डून। बरखान जब होते हैं कि जो विंड के डायरेक्शन के साइड में ही जब एक क्रिसेंट शेप का जो डून बनता है उसे बरखान बोला जाता है। पैराबोलिक डून है, इसमें पैराबोलिक शेप में लेकिन जो माउथ होता है इसमें माउथ विंड के साइड में होता है, जबकि बरखान में जो माउथ होता है वो विंड के अपोजिट साइड में होता है। जब कई बरखान डूम्स मिल जाते हैं तो बरखेनाइड बन जाते हैं, और जब मल्टीपल डायरेक्शन से विंड आ रही हैं, विंड का मूवमेंट जो है मल्टीपल डायरेक्शन से है तो स्टार डून बन जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो लॉन्गिट्यूडनल डून्स की बात की जाए जिन्हें सीफ भी कहा जाता है, तो ये पैरेलल टू डोमिनेंट विंड डायरेक्शन होते हैं। ये लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे और किलोमीटर ऑफ वाइड बनते हैं, और इनकी हाइट भी लगभग कई मीटर की होती है। स्पेशली ये जेंटल, इनका स्लोप जो होता है वो विंड वर्ड साइड में जेंटल होता है और अपोजिट साइड में स्टीप होता है। फॉर्म इन इनर डेजर्ट, दे आर फॉर्म्ड इन इनर डेजर्ट विथ स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल एंड सीजनली वेरिएबल विंड। तो यहाँ पर ये इनर डेजर्ट में पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल और सीजनली वेरिएबल विंड बनते हैं। या ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, सहारा, साउथ अफ्रीका और थार जैसे डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। और जैसा कि यहाँ देखा कि 2 डून के बीच में ये 2 डून के बीच में ये रास्ते पाए जाते हैं। ये रास्ते जैसे 2 डून्स बने हैं, एक डून ये हो गया, दूसरा डून ये हो गया, ये रास्ते पाए जाते हैं। इन रास्ते को कॉरिडोर कहा जाता है, इन रास्तों को कॉरिडोर कहा जाता है, सैंड फ्री कॉरिडोर, जिसे रेग हमाडा कहा जाता है या सहारा में गासी कहा जाता है। तो ये इसी में जो कारवां होते हैं मूव करते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूब या इंक्लूडिंग बरखान्स, ये बरखान और ट्रांसवर्स डून जो है, बरखान भी एक प्रकार का ट्रांसवर्स डून है। ये फॉर्म्ड ट्रांसवर्स टू द प्रिवेलिंग विंड कॉमन अलॉन्ग द कोस्ट डेजर्ट मार्जिन्स विथ इनफेक्टिव विंड अपीयर्स वेब लाइक। बरखान जो होते हैं ये क्रिसेंट शेप के होते हैं, ट्रांसवर्स डून विथ 2 हॉर्न्स पॉइंटिंग विंडवर्ड। इसके जो हॉर्न्स होते हैं, बताया कि हॉर्न्स होते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। इसका जो माउथ होता है विंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है, और ये कानकेव होते हैं। ऐसा है कि ये कानकेव है, जबकि हम देखते हैं कि जो पैराबोलिक होते हैं वो ये कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि पैराबोलिक जो होते हैं कॉनकेव होते हैं। ठीक है, जो पैराबोलिक होते हैं कॉनकेव होते हैं। तो कॉनकेव विंडवर्ड स्लोप होता है,
जबकि लीवॉर्ड फेज में ये कॉनकेव होते हैं। कॉन्वेक्स विंडवार्ड साइड में होते हैं, कॉनकेव लीवॉर्ड साइड में होते हैं। और ये लिमिटेड सैंड सप्लाई से बनते हैं और काफ़ी फ्रीली ये माइग्रेट करते हैं। पैराबोलिक जो होते हैं ये यू शेप्ड के होते हैं और ये कॉन्वेक्स नोज, इनका कॉन्वेक्स नोज होता है। नोज माइग्रेट विंडवार्ड, डेवलप इन पार्सली स्टेबलाइज सैंडी टेरेन, ऑफन एसोसिएटेड विद द ब्लोआउट, लॉन्गर एंड नैरो देन बरखान। तो ये बरखान से लॉन्गर और नैरो होते हैं। स्टार डून्स क्या होते हैं? हाई सेंट्रल पीक पाया जाता है, लगभग तीन या तीन से ज़्यादा रेडिएटिंग आर्म्स पाए जाते हैं। फाउंड बाई वेरिएबल विंड, जहाँ पर वेरिएबल विंड होता है। ग्रो वर्टिकली एंड डू नॉट माइग्रेट लेटरली, ये वर्टिकली ग्रो करते हैं, ये माइग्रेट नहीं करते हैं। रिवर्सिंग डून्स क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट होते हैं, स्टार और ट्रांसवर्स के, स्टार और ट्रांसफर के इंटरमीडिएट होते हैं। फाउंड बाई बैलेंस्ड विंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों तरफ से जो बैलेंस विंड होते हैं उनसे बनते हैं। टू अपोजिट स्लिप्स पाए जाते हैं इसमें। एक व्हील बैक डून्स होते हैं जिन्हें द्रास कहा जाता है, द्रास कहा जाता है। ये लास्ट डून होते हैं कोर्सर और सैंड के, लेफ्ट आफ्टर माइग्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डून्स। जब किसी एक प्लेस से लॉन्गिट्यूडनल डून माइग्रेट कर जाते हैं तो वहाँ पर जो कोर्सर डून बचते हैं, उठे हुए कोर्सर डून बचते हैं, उन्हें व्हील बैक कहा जाता है। जो द्रास होते हैं वेरी लार्ज व्हील बैक स्ट्रक्चर के होते हैं, लगभग 400 मीटर तक की हाइट के होते हैं। ऑफन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं। सहारा और नाइजीरिया के डेजर्ट में ये बहुत कॉमन है। हम क्या कंटेक्स्ट बात करते हैं कौन से डून पाए जाते हैं, तो इंडिया में लॉन्गिट्यूडनल डून्स वेस्टर्न थार में पाए जाते हैं, लगभग 30 मीटर की हाइट तक वेस्टर्न थार में। कोस्टल डून मालाबार, उड़ीसा, कच्छ और त्रिनवेली में पाया जाता है कोस्टल डून। रिवरलाइन ट्रांसवर्स, जो रिवर पे ट्रांसवर्स डून पाए जाते हैं, गंगा, कोसी, कृष्णा और गोदावरी पे पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डून्स हो गए। अब हम आते हैं लॉसेस में। लॉसेस जो होते हैं एक्सटेंसिवली विंड ब्लोन डिपॉजिट्स ऑफ अनस्टेटिफाइड नॉन इंड्यूरेटेड ब्लफ कलर्ड वेल सॉर्टेड फाइन ग्रेन सेडिमेंट से बने हुए होते हैं। इसमें क्वार्टजेट सील की मात्रा लगभग 0 की जो साइज़ जो होती है 0.02 से लेकर 0.05 mm तक की होती है। कुछ क्ले भी पाया जाता है और हाई कार्बोनेटेड कंटेंट 40% होता है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मीन्स लैंडफॉर्म होते हैं जो अपने सोर्स से काफ़ी दूर पे जाके डिपॉजिट होते हैं। इनका जो सोर्स होते हैं डेजर्ट हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, सोर्स एरिया कहाँ होता है जहाँ से सैंड मिलते हैं, डेजर्ट हो गया, फ्लड प्लेन्स हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए या ग्लेशियल आउटवॉश हो गए। ये फीचरलेस प्लेन होते हैं, फॉर्म फीचरलेस प्लेन, स्पेशली इरोडेड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जहाँ पर रिवर हुआ सिस्टम डेवलप है तो वहाँ गुलीज के फॉर्म में इरोडेड फॉर्म स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वर्टिकल क्लिफ डेवलप होते हैं। लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक डेजर्ट लॉसेस, दूसरा लॉसेस और दूसरा जो होता है वो ग्लेशियल लॉसेस। ये जो डेजर्ट लॉसेस होते हैं फ्रॉम डेजर्ट, ये बनते हैं डेजर्ट डस्ट से। जैसे नॉर्थ चाइना का लॉस जो है सेंट्रल एशियन डेजर्ट में पाया जाता है, लगभग 474,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लगभग 90 से लेकर 30 मीटर थिक रॉक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। येलो है, रेविनेटेड है, कई ढेर सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स या नदियाँ यहाँ फ्लो होती हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी भी यहाँ पर डेवलप होती है। येलो रिवर्स गेट दियर नेम फ्रॉम इट्स नेम एंड सैंड लोड फ्रॉम इट। फिर ग्लेशियल लॉसेस जो है ये ग्लेशियल एरिया में डेवलप होते हैं। ये जो ग्लेशियल आउटवाश प्लेन होता है उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसके मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। यूरोपियन लॉस जो है, जैसे सीमन जो फ्रांस और बल्जियम के बॉर्डर पाया जाता है, सीमन लॉस, वो एक एग्जांपल है ग्लेशियल लॉस का। अमेरिका में लॉस को एडोब कहा जाता है। ये पार्सली ग्लेशिएटेड होती हैं या ग्लेशियल डेवलप होती हैं और पार्सली डेजर्ट की बनी होती हैं। इंडिया में जो लॉस पाया जाता है, एग्जांपल नर्मदा रिवर के वैली में भेड़ा घाट में, यहाँ पर लॉस पाया जाता है, लगभग 18 से 25 मीटर थिक है। तो चाइना का लॉस प्लेटू इस जगह पर है, देख सकते हैं, जो तिब्बतन प्लेटू, चाइनीज़ प्लेन और सिचुआन प्लेटू और के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एवोलियन लैंडफॉर्म थे जहाँ पर हमने इरोजनल वर्क्स और डिपोजिशनल वर्क्स देखा उसका। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सेमी एरिड रीजन में जो फ्लूवियल प्रोसेसेस होते हैं उनसे कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, उन लैंडफॉर्म की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।